स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, हाइड्रोजन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रिमूवल ऑफ हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस एज वेल एज टेम्पररी हार्डनेस, और इसमें हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स और प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंट प्रोसेस के बारे में जिससे हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव किया जा सकता है, राइट। इसी में हम लोगों ने टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने की प्रोसेस पढ़ी, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का प्रोसेस करें। उसमें जो लास्ट प्रोसेस था वो था ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज, जो कि कटायन और एनायन दोनों को ही वो एक्सचेंज करता था। इसके बाद नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हार्ड वाटर को, यानी सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर की एक और प्रोसेस है कार्बन प्रोसेस। So put that in Carnot process. Carnot process. इसमें सबसे पहले ये हम लोग ये सीखेंगे कि ये कार्बन क्या है। तो ये कार्बन जो होता है इसका नाम होता है सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। कार्बन किसको बोलते हैं? ये कार्बन कहते हैं सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। और इसके जो फॉर्मूले होते हैं, सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट Na2 PO4 ऐसा, ये PO3O6, इसको बोलते हैं सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ सोडियम कितने 2 और 2 यहाँ, तो सोडियम कितने हो गए 4 हो गए। तो इसको ऐसे भी लोग लिखते हैं Na6P6O18, दिस वन इज कॉलगॉन। लेकिन कॉलगॉन का जो नेम होता है वो होता है सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। तो जो कॉलगॉन प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस से भी हम लोग वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं आसानी से। इसमें होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए जैसे हार्ड वाटर कॉलगॉन की कांटेक्ट में आता है, तो देखिए किस तरह से रिएक्शंस होता है, किस तरह से ये वाटर को प्यूरिफाई करता है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हार्ड वाटर में कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है, और इस कॉलगॉन को हमने डाल दिया Na2 PO3O6। तो ये क्या करते हैं कि ये जो कैल्शियम है ये अंदर वाला जो सोडियम है वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, और वो रिप्लेस होकर के ये बना लेता है, यहाँ दो क्लोरीन है तो ये बना लेंगे 2NaCl, इससे तो वाटर हार्ड बनता नहीं है, प्लस ये रिप्लेस हो जाएगा Na2 और यहाँ बनाएगा Ca2PO3O6 ऐसा, ठीक है। और ये बना लिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं इसका नाम होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ये जो होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट कैल्शियम, और जब कॉम्प्लेक्स बना लिए तो ये कॉम्प्लेक्स ये जो होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ऐसा इसका नाम हो सकता है सोडियम हेक्साफॉस्फेट ऐसा कर सकते हैं। और ये रिएक्शंस करके ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, राइट। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कार्बन।
तो कॉल्गन का यूज करके कॉल्गन प्रोसेस में कॉल्गन हम लोग यूज करेंगे और वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वह सॉल्यूबल होता है। ये क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स बना वो सॉल्यूबल होता है। इस तरह से जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसमें जो कैल्शियम अर्जेंट था वो सोडियम से रिप्लेस हो जाता है, और इस तरह से हम लोग कॉल्गन प्रोसेस से जो वाटर है उसे हम लोग प्यूरिफाई कर लेते हैं। वाटर को हम लोग वाटर से जो हार्डनेस है उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। सॉफ्ट वाटर में से वो हार्डनेस रिमूव करने के बाद जो वाटर है वो सॉफ्ट वाटर हुआ, उसको किस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इतने ढेर सारे प्रोसेस पढ़े, और ये सारे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस, सबसे पहले इस डिग्री ऑफ हार्डनेस को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जो डिग्री ऑफ हार्डनेस है, may be defined as the number of parts of calcium carbonate, the number of parts of calcium carbonate। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिग्री ऑफ हार्डनेस है वाटर की, उसे कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में ही मेजर करते हैं। डिग्री ऑफ हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में मेजर किया जाता है। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट और इक्विवेलेंट टू अदर कैल्शियम और मैग्नीशियम salt which are present in 10 to the power 6 means 1 million part of water by weight। तो ये होगा डिग्री ऑफ हार्डनेस, यानी 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर में, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और इसके इक्विवेलेंट जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं उसके, ठीक है, जितने प्रेजेंट होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ हार्डनेस होती है। अब डिग्री ऑफ हार्डनेस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चंस लिखिए। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं डिग्री ऑफ हार्डनेस को कैलकुलेट करने का। हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि डिग्री ऑफ हार्डनेस पर बेस्ड है। क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ अ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर है। हमारे पास हार्ड वाटर है और उसका 1 लीटर है, और उसमें 1 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड है और 1 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड परसेंट है। तो हम we have to find the total hardness of water in terms of calcium carbonate which are present in 1 liter of sample of water। So सबसे फर्स्ट आप दिमाग में ये डालिए कि डिग्री ऑफ हार्डनेस, ठीक है, is measured in terms of calcium carbonate, is expressed in terms of calcium carbonate, ठीक है। तो कैसे, चलिए अब देखिए। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ हार्डनेस को आप कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में जब एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको अच्छी तरह से देखिए। यह दिया हुआ 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पर सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसके कारण वाटर हार्ड होता है। चलिए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। कैल्शियम, इसका मतलब है कैल्शियम क्लोराइड दैट इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि डिग्री ऑफ हार्डनेस जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में
उसको कैलकुलेट किए जाते हैं। तो चलिए, तो कैल्शियम क्लोराइड इक्वल टू CaCO3। कैल्शियम क्लोराइड का इसका एटॉमिक वेट कैल्शियम की कितनी हो गई 4 है, क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 यानी 71। टोटल इसको ऐड कर दीजिए, कितने आ जाएंगे, 111 ग्राम। इसका निकालिए, कैल्शियम का 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48, इसको ऐड कर दीजिए 100 ग्राम, मीन्स 111 ग्राम ऑफ CaCO2 इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के कारण वाटर हार्ड है। तो इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मीन्स 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको मिलीग्राम में, इसको मिलीग्राम में लाएंगे, इसको मिलीग्राम में लाएंगे, दोनों सेम आएगा। तो अब ये लिखते हैं देयरफॉर 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 111, राइट, 100 डिवाइडेड बाय 111, और ये क्या हो गया मिलीग्राम। अब इसको आप, ये निकल गया, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो डिवाइड करने के बाद आपका वैल्यू आएगा 0.9 मिलीग्राम, 0.9 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। नेक्स्ट दूसरा हार्डनेस किसके कारण है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप लिखेंगे यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड इक्वल टू CaCO3, क्योंकि हार्डनेस CaCO3 के टर्म में निकाला जाता है, इसलिए ये दोनों इक्वल है। इसके मास निकालिए, मैग्नीशियम 24, यहाँ 71, टोटल 4 1 5 7 2 95 ग्राम, ये कितने 100 ग्राम ऊपर आपने निकाल चुका है, मिलीग्राम में चेंज कर देंगे। देयरफॉर 1 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 95 मिलीग्राम। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो 95 है, ठीक, तो 95 है, तो यहाँ से 100 को डिवाइड कर दीजिए, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.05 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ हार्डनेस, देयरफॉर टोटल डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस present in 1 liter of वाटर इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये 1.05 प्लस ऊपर में कितने आते हैं 0.9 इक्वल टू 1.95 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में। ठीक है, अब ये जो डिग्री ऑफ हार्डनेस होता है वो क्या होता है, जो कि 10 to the power 6 पार्ट 10 to the power 6 पार्ट ऑफ वाटर में परसेंट होता है। 10 to the power 6 मीन्स 1 मिलियन ऑफ वाटर में होता है। ठीक है, तो चलिए अब हमें 1 मिलियन ऑफ वाटर में निकालना, लेकिन यहाँ निकाले आप कितना में 1 लीटर में। आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए, तो 1 लीटर, देखिए 1 लीटर का वॉल्यूम कितना होता है 1000 ml। ठीक है, समझिए 1 लीटर मीन्स 1000 ml, 1000 ml होता है। और जो वाटर होता है, वाटर की डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, और वो होती है 1 ग्राम पर ml होता है वाटर की डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, तो मास निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग मास निकाल सकते हैं यहाँ से। तो मास निकालिए, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर कितने हो गए, 1 लीटर वाटर के मास, तो मास निकाल लेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ देखिए ये D इंटू V हो गया, और D डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, राइट, और वॉल्यूम कितने यहाँ से है 1000 ml, 1000, देखिए 1000 ml, ये ml और ml कैंसिल हो गए, कितने हो गए 1000 ग्राम। यानी ये जो आपने निकाला है 1 लीटर वाटर में टोटल डिग्री ऑफ हार्डनेस 1.95 मिलीग्राम, इसे यदि ग्राम में देखें तो 1000 ग्राम में इतना हार्डनेस है। लेकिन अब ये इसको हम लोग मिलीग्राम में लाते हैं, तो देखिए तो ये ग्राम हो गए, तो मिली 1 ग्राम
ठीक है, तो 1 ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इक्वल टू, ये तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मिलीग्राम। तो ये जो 1 लीटर में आपने निकाला है वही तो 10 टू द पावर 6 तो मिलियन हो गया ना, 10 टू द पावर 6 क्या हो गया, मिलियन हो गया। इतने मिलीग्राम ऑफ वाटर में हार्डनेस कितने हो गए, 1.95, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डिग्री ऑफ हार्डनेस that is equal to 10 to the power, yeah, 1.95 mg of CaCO3। बात क्लियर, यानी इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ हार्डनेस को आसानी से निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। हम लोगों ने H2O2 की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना हमने सिखाया था आपको इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, ये नॉर्मलिटी एंड ग्राम पर लीटर में, ठीक है। तो कुछ H2O2 पर बेस्ड कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स कुछ करते हैं, देखिए क्या है। Next question is calculate the percentage strength and strength in gram per liter. Next question is calculate percentage strength and percentage strength and a strength in gram per liter and a strength in gram per liter obtain volume of hydrogen peroxide solution, obtain volume of H2O2 सॉल्यूशन। ये क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस में हमें परसेंटेज स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने हैं, राइट। परसेंटेज स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने हैं और स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हमने बताया था कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 होती है, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ये 1 ml of H2O, 1 ml of H2O, ठीक है, जितने ml ऑक्सीजन डोनेट करेंगे वही उसकी H2O2 की स्ट्रेंथ होती है, यानी जितने ml ऑक्सीजन इवॉल्व होंगे, how many ml of oxygen, so this is evolved by 1 ml of H2O2, the strength of H2O2 is expressed in terms of the volume of oxygen which is evolved by the 1 ml of H2O2, यानी 1 ml यदि कहीं लिखा हुआ है 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, इसका मतलब 1 ml of H2O2
evolve 10 ml of oxygen. तो उसकी जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी वो 10 ml होगी। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं। तो हमें यह कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, जबकि वॉल्यूम क्या है उसके 10 वॉल्यूम है। तो इस क्वेश्चंस में स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is measured in terms of O2 evolved by one volume of H2O2। अभी 1 वॉल्यूम या 1 ml भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है इसके लिए। चलिए अब हमें वॉल्यूम दिया हुआ, देखिए गिवन दैट, इसमें सॉल्यूशन देख रहे हैं, गिवन दिया हुआ, गिवन दैट क्या गिवन है, V इक्वल टू 10। ठीक है, हमें निकालना स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर। आप याद कीजिए स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन ग्राम पर लीटर दैट इज इक्वल टू 68 VY 22.4। याद कीजिए ग्राम पर लीटर, नॉर्मलिटी में VY 5.4, मोलैरिटी में VY 11.2। याद कीजिए तो ग्राम पर लीटर हमें निकालनी है, तो ग्राम पर लीटर में 68 VY 22.4 और ये वॉल्यूम यहाँ गिवन है, वॉल्यूम कितने 10 दिए हुए, तो कितने हुए 68 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 22.4। अब इसको सॉल्व कीजिए, 680 डिवाइडेड बाय 22.4 दैट इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने से कितने आएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे जितने भी है उसको कैलकुलेट कर लो, कितने 3.036 या ये आ रहे हैं कैलकुलेट करने से, इसको कैलकुलेट कर लिए जो भी है कैलकुलेट किया होगा नहीं है, इसको कैलकुलेट करिए, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जो भी यहाँ पर रहेगा वो उसका आंसर है ग्राम पर लीटर। अब हम लोग परसेंटेज में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्राम पर लीटर वो निकला ना, हाँ राइट, ये निकला ग्राम पर लीटर। तब पर लीटर का मतलब कितना, लीटर मतलब 1000, क्या लीटर का मतलब 1000 में ही आया ना। हाँ, तो ग्राम पर लीटर, ये नाम ही इसका ग्राम पर लीटर, तो ये 22.4 क्या होता है, वो भी तो 22.4 लीटर में ही होता है। हमें निकालना है क्या परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज का मतलब होगा 100, तो 100 में कितना होगा। ठीक है, तो 100 में अब हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ से, इसको ml में भी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए इसको ml में हम लोग कितने लिख सकते हैं, 22,400 ml इसको लिख सकते हैं। तो हमें परसेंटेज में निकालना था। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो परसेंटेज यानी कितना होता है 100। ठीक है, तो ये V 10 वॉल्यूम है हमारे पास, तो देयरफॉर परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है, इक्वल टू 68 into 10 डिवाइडेड बाय 22,400 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसा। ठीक है, और यहाँ से ये 68 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22,400 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएंगे 3.036। इसको सॉल्व कीजिए, कैंसिल हो गया, 3.036 ये निकलेंगे परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ हम लोग ग्राम पर लीटर में आप निकाल लीजिए और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएंगे परसेंटेज स्ट्रेंथ। ये हो गए ml, ठीक है, परसेंटेज स्ट्रेंथ, और ऊपर में जो निकला वो हो गया, क्या हो गया उस बात के ग्राम पर लीटर। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 20 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट the normality of 20 volume, calculate the normality of 20 volume
ऑफ H2O। इट्स वेरी सिंपल, आपको नॉर्मलिटी में निकालनी है। V दिया हुआ यहाँ क्या हो गया, गिवन दैट V इक्वल टू 20 वॉल्यूम, ठीक है। देयरफॉर नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी क्या हो गया, AV बाई 5.6, V कितने 20, ये 5.6, इसको सॉल्व कर दीजिए आंसर। तो इस तरह से ये था हाइड्रोजन्स में हम लोगों ने पढ़ा, वॉल्यूम स्टेट पढ़ा, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके स्टेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। नॉर्मलिटी में, मोलारिटी में, मास परसेंटेज, मोलारिटी, कुछ भी हो उस तरह के आप उसे बना सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर से सीखा हाइड्रोजन। मैं इसको एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ शॉर्ट में। इस चैप्टर्स में आपने पढ़ा हाइड्रोजन्स का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होता है। आपने सीखा कि अभी तक हाइड्रोजन का कोई एक पोजीशन, करेक्ट पोजीशन को असाइन नहीं किया गया, पीरियोडिक टेबल में नहीं मिला है। इसके दो रीजन है। पहला कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 में रखे हाइड्रोजन के साथ भी मिलती जुलती है, और अल्कली मेटल्स जिसे ग्रुप 1 में रखा गया है उसके साथ भी मिलती जुलती है। तो यहाँ पर एक बात आती है, आखिरकार हाइड्रोजन को किसके साथ रखा जाए, ग्रुप हाइड्रोजन के साथ ग्रुप 17 में या अल्कली मेटल के साथ ग्रुप 1 में। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थे उसका बेस था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था और वो अल्कली मेटल्स के जैसा मिलता जुलता था, तो अभी इसमें ग्रुप 1 में रखा गया है। नेक्स्ट हमने देखा कि हाइड्रोजन डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है और ये मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और इसके 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए इसको डाई एटॉमिक हाइड्रोजन भी कहते हैं। हाइड्रोजन इसे डाइटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। ये हाइड्रोजन जो होते हैं वो आइसोटोप्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। तीन आइसोटोप्स होते हैं, हम लोगों ने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा। फिर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के टाइप्स पढ़ा हम लोगों ने, 2 होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। एक करेक्ट, उसमें करेक्ट करना है आपको, मुझसे मिस्टेक हो गई है वो, मैंने देखा वीडियो तो मुझे पता चला। उसमें क्या है कि हमने बताया था कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में पैरा हाइड्रोजन मोर स्टेबल है, ये करेक्ट है। लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है पैरा हाइड्रोजन का परसेंटेज घटता चला जाता है और ऑर्थो हाइड्रोजन का परसेंटेज बढ़ता चला जाता है। तो हमसे मिस्टेक से क्या हो गई उस लेक्चर में कि ये जो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑर्थो 75% होते हैं और पैरा 25% होता है। वहाँ पर ये उल्टा लिखा है, ये इधर का इधर हो गया ऐसा, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसलिए देखा बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने देखा। तो ये जो हाइड्रोजन चैप्टर्स है वो फिनिश हो जाता है, और अब हम लोग कोई न्यू चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। सो ओके, थैंक्स।